आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा लॉरेंट्ज फोर्स पे आगे थोड़ा काम करते हैं। उसमें डायरेक्शन वगैरह दिक्कत आ रही थी, वो डायरेक्शन को सोल्व करता हूँ। सबसे पहले फुल स्क्रीन कर लो, आपको फिर से वही दिक्कत हो जाएगी, आप निकल जाओगे, तो इसलिए फुल स्क्रीन पहले से कर लो। तो अभी देखो क्या है, डायरेक्शन में दिक्कत आ रही थी। डायरेक्शन पहले बात करता हूँ थोड़ा सा, उसके बारे में कुछ नोटेशन थी वो देख लो। एक बी होता है, बी सिंबल हमेशा रिजर्व होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जैसे कैपिटल ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे कैपिटल बी होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसको मैग्नेटिक फील्ड से ही डिनोट किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी ही हम यूज़ करते हैं। एक और होता है कि जो हम बात करते हैं एफ इजिकल टू क्यू वी बी पे, तो ये चीज़ 3D में चलती है कि देखो वेलोसिटी और बी को अगर आप प्लॉट कर दोगे बोर्ड के ऊपर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर आनी है फोर्स, यानी कि वो तीसरी डायरेक्शन में जेड में जाएगी ही जाएगी। तो कुछ भी कर लो, ये तीनों चलेंगे 3D में ही, उसमें तीनों प्लेन यूज़ करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक लाइन में तो वो हो नहीं सकते। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम लाइन पे हो गए, तो दोनों के सेम लाइन पे होने से फिर तो फोर्स 0 हो जाएगी। अगर सेम लाइन पे नहीं होते हैं तो वो किसी प्लेन में होंगे, अगर वो किसी प्लेन में होते हैं तो तीसरी फोर्स इसके परपेंडिकुलर बनती है, कि वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि रिजल्टेंट उनका परपेंडिकुलर ही जाता है, तो इसलिए 3D भी यूज़ करना ही पड़ता है। तो 3D को प्लॉट करने के लिए 2 डायमेंशन में हम ये एक और सिंबल बना रखा है। क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड डायरेक्शन, यानी कोई डायरेक्शन जो इनसाइड द प्लेन जा रही हो, तो उसको शो करने के लिए हम क्रॉस यूज़ करते हैं। ये यूँ समझ लो नेगेटिव जेड एक्सिस शो करने के लिए है ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो नेगेटिव जेड के लिए क्या यूज़ होता है क्रॉस, और पॉजिटिव जेड के लिए क्या यूज़ होता है डॉट। क्योंकि हम ऐसा एरो बना तो नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्या करें हमने उसको डॉट सिंबल यूज़ किया। भाई याद रखने तरीका देखो, अगर आपने देखा होगा ऐसे एरो होते थे, धनुष वाला एरो होता है ना वो, तो ये वही वाला तीर है, तो वो एरो है। तो अगर हमको इनसाइड द प्लेन बनाना हो तो आपको क्या नजर आएगा, उसकी बैक नजर आएगी। अगर आपने देखा होगा रामायण महाभारत में, तो वो कैसा होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है, मतलब पीछे से क्रॉस टाइप का होता है। तो आपको क्या नजर आएगा, क्रॉस नजर आएगा। तो बैक साइड में क्या नजर आएगा आपको, क्रॉस। जब पूरा एरो इनसाइड द बोर्ड जा रहा होगा तो आपको क्या नजर आएगा, क्रॉस। यानी कि ये ऐसा वेक्टर शो करता है जो इनसाइड द बोर्ड जाता हो। और अगर वो बाहर आ रहा हो तो क्या नजर आएगा आपको, टिप नजर आएगी। तो टिप कैसी होती है, डॉटेड पॉइंटेड होती है, तो वो आपको पॉइंट नजर आएगा, यानी पॉइंट शो करता है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक। तो अभी कुछ दिक्कत थी, मैं सोल्व कर दिखाता हूँ कोई कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, वो सब आपका 10th क्लास का पार्ट था, वो उसमें कन्फ्यूजन रहती है कब कौन सा क्या यूज़ करें। तो जो मैं सिखा रहा हूँ उसका नाम, या तो आप सिंपल अगर सुनना चाहते हो तो उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, राइट हैंड रूल भी बोलते हैं, या सिंपल वेक्टर की डायरेक्शन का रूल भी बोलते हैं, कि वेक्टर डायरेक्शन से निकलती है तो ये वही वाला रूल होता है। तो उसे कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर में आगे लिखा रहता है उसकी तरफ फिंगर होती है, जो पीछे लिखा रहता है उसकी तरफ वो घुमाई जाती हैं, कर्ल की जाती हैं, तो थंब आता है हमारा, तीसरी डायरेक्शन शो करता है। तो भी करके दिखाता हूँ, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एक और खास बात है उसमें, अगर ये चार्ज हमारा नेगेटिव हो तो राइट हैंड जो हमारा आंसर देता है, जो राइट हैंड आंसर देता है, अगर चार्ज नेगेटिव हो तो असल डायरेक्शन उसके अपोजिट आएगी। तो मैंने दोनों एग्जांपल लिए हैं, एक एक करके उठाता हूँ। पहला एग्जांपल में एक प्रोटॉन है हमारे पास और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो टुवार्ड्स वेस्ट जा रही है। तो ये प्लॉट कर लो। देखो अगर हम इसको कहते हैं ईस्ट, नॉर्थ कहते हैं ऊपर वाले को। अच्छा देखो, ये नॉर्थ नहीं होता, मेरे बोर्ड में ये नॉर्थ है क्योंकि मेरा बोर्ड वर्टिकली प्लेस्ड है। आपकी नोटबुक में नॉर्थ बनेगा इधर, तो आप उस अपनी नोटबुक में नॉर्थ को यूँ मत समझ लेना, क्योंकि आपकी नोटबुक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन असल में इधर वाली ही होती है, यही नॉर्थ होता है। आप नॉर्थ इसको नहीं कहोगे, गलत हो जाएगा। मेरे को नॉर्थ यहाँ प्लॉट करना पड़ा कि मेरा बोर्ड तो वर्टिकल प्लेन में लगा हुआ है, इसलिए मेरा नॉर्थ वहाँ चला गया छापने के बाद, आपका नॉर्थ वहाँ नहीं जाएगा। तो नॉर्थ हो गया ऊपर, साउथ हो गया नीचे, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। तो ये कह रहा है कि फील्ड कहाँ जा रही है, वेस्ट, यानी कि फील्ड कहाँ जा रही है उस तरफ। तो उधर एक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और प्रोटॉन को फेंका गया कहाँ पे, टुवर्ड्स नॉर्थ थ्रो कर दिया गया, यानी कि प्रोटॉन, अगर फील्ड उधर है तो प्रोटॉन ऊपर चला गया। तो प्रोटॉन को ऊपर, मेरे प्लेन के अकॉर्डिंग तो प्रोटॉन ऊपर चला गया। अब बात करने की वो जाएगा कहाँ पे, डायरेक्शन उसके ऊपर नेट फोर्स आउट एक्सर्ट कहाँ पे होगी। तो जहाँ उसको फेंका गया है वो वेलोसिटी होगी, उसकी तरफ हमने क्या रखी, फिंगर्स रखी, तो फिंगर्स हमने वेलोसिटी की तरफ रख दी। अब उसका ये हो तो फेस तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो हम किस तरफ, ये जो पाम है हमारा किस तरफ करेंगे, हम हथेली किस तरफ करेंगे, जिस तरफ हमारी फील्ड है, क्योंकि हम फिंगर्स को उसी तरफ बेंड करेंगे। तो अगर हमारी फील्ड उस तरफ है तो हमको इसको ऐसे करना पड़ेगा, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो ही ये उस तरफ बेंड हो पाएंगी। फिर मेरा थंब कहाँ पे आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, या आउटसाइड द बोर्ड। तो कहाँ पे आ रहा है, ये आउटसाइड द बोर्ड आ रहा है। एक और चीज़, अगर ये आपके नज़रिए से देखना हो, आपकी नोटबुक के हिसाब से देखना हो, तो फिर आपका नॉर्थ कहाँ पे होगा, इस तरफ हो गया, और फील्ड कहाँ पे होगी, उधर होगी, आपका वेस्ट उधर ही बनेगा। और फिर अगर आप उसको घुमाओगे ऐसे तो आपका थंब कहाँ पे आएगा, ऊपर। ये आपकी नोटबुक के अकॉर्डिंग आएगा, यानी आउटसाइड द नोटबुक। तो जो भी कहोगे आंसर आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर या आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड ही आना है, वो एक ही ऑप्शन मिलेगा, वही उसका आंसर होगा, ठीक। अच्छा देखो, किस तरफ घुमानी होती है हमको अपनी फिंगर्स, जिस तरफ फील्ड होती है। तो हमको जिस तरफ फील्ड होती है उस तरफ फिंगर्स कर्ल करनी होती हैं
पहले पॉइंट करने होते हैं वेलोसिटी की तरफ, जिधर फिंगर्स फील्ड होती है उस तरफ घुमानी होती हैं, तब हमारी डायरेक्शन देता है। अच्छा, ये बात जो मैंने कही कि फिंगर्स घुमानी होती हैं, कुछ लोग कलाकार होते हैं, ठीक है, उनकी फिंगर्स तो पीछे बेंड कर जाती हैं, तो ये उनके बारे में बात नहीं हो रही है, आम इंसान की बात हो रही है जिसकी फिंगर्स नेचुरली जहाँ बेंड होती हैं। किसी को कलाकारी आती हो, पीछे मोड़ देता हो, यहाँ पे टच कर देता हो, तो उनके हिसाब से नहीं है। जो नॉर्मली फिंगर्स हमारी जहाँ बेंड होती है उसके अकॉर्डिंग है, तो उधर हमारी फिंगर्स रहेंगी। तो पता चल गया अभी कैसे निकला। अब एक और मैंने नेगेटिव चार्ज वाला, मान लो मेरी फील्ड हो उस तरफ, या ठीक है, एक रूम की मैं खड़ा हूँ, मैं फील्ड आ रही है मेरी उस तरफ, तो अगर आप इसी तरीके से एरो से डायरेक्शन पूछोगे, जवाब भी एरो से ही आएगा। जिस भाषा में कौन सा क्वेश्चन होता है उसी भाषा में जवाब होता है। अगर आई कैप जे कैप में क्वेश्चन होगा, आंसर भी आई कैप जे कैप में आएगा। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में आंसर क्वेश्चन होगा, आंसर भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में ही आएगा। अगर एरो में आंसर क्वेश्चन होगा, एरो में ही जवाब भी आएगा। ठीक है, तो भी करते हैं। तो मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन था, इसको ड्रॉप कर दिया था। मतलब जिस रूम में मैं खड़ा हूँ उस रूम में फील्ड जा रही है, इससे यहाँ से इस तरफ फील्ड फैली हुई है, और मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना। तो मेरी फिंगर्स कहाँ रखी, राइट हैंड की नीचे की तरफ रखी, तो राइट हैंड की फिंगर्स नीचे की तरफ गई, तो उस तरफ क्या हुआ, हमारा फिंगर्स पॉइंट आउट हो गई। अब कहाँ करना है, उसको फील्ड की तरफ करना है, तो फील्ड कहाँ पे, उस तरफ है, तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे कर लिया तो ये कहाँ पे जाएंगे फिंगर्स, थंब कहाँ पे आ रहा है, आपकी तरफ, तो ये फिंगर्स भी कहाँ पे आएगी, ऐसे एरो बनेगा, बाहर की तरफ वो आएगा। तो जैसा पूछा गया सवाल उसी तरह का हमने जवाब दे दिया। तो अगर फील्ड उधर है तो एरो यानी हमारा फोर्स कहाँ पे होगी, उस तरफ। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता, लेकिन ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स कहाँ पे होती है, जो राइट हैंड जवाब देता है उसके ठीक अपोजिट, यानी कि मेरी तरफ हो जाएगी। तो फिंगर्स कहाँ जाएगी, फोर्स कहाँ जाएगी, इनसाइड द बोर्ड। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर आपने छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन यूँ घूम जाएगा, बोर्ड की तरफ बेंड कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ तो फिर भी बाद में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन के आसार रहते हैं बोर्ड में, कंपटीशन में कम चांसेस हैं, लेकिन बोर्ड में चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अब अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो कल हमने जो देखा था, शुरू में जो हमने देखा था लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में, उसने कहा था कि अगर किसी आप चार्ज पार्टिकल फेंक दोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करती है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या बी क्रॉस बी से निकलती है। ये ऐसा उसने कहा था लॉरेंट्ज ने कि ये फोर्स हमारी इस तरीके से निकलती है। तब बात हम ओवरऑल मोशन की कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फेंका, तो हमने तो फोर्स तब बताई जब वो जस्ट नीचे गिर रहा था, तो फोर्स इधर लग गई। लेकिन जब फोर्स इधर लगेगी तो मुड़ नहीं जाएगा वो। अगर वो मुड़ गया तो फिर डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो जाएगी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई तो फिर तो फोर्स डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद फोर्स कहीं और एक्ट करेगी। तो यहाँ पर अब हम ओवरऑल मोशन पढ़ने वाले हैं कि कंप्लीट टाइम रेंज में अगर देखा जाए फिर किस तरह फोर्स लगती है, किस तरह काम उसका हो रहता है, कैसा उसका ओवरऑल पाथ रहता है, कैसी ट्रेजेक्टरी रहती है, वो भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी देखो उसको ओवरऑल समझते हैं। तो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है, और वेक्टर प्रोडक्ट की कंडीशन होती है जिनके बीच में प्रोडक्ट होता है रिजल्टेंट उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी फोर्स हमारी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी होगी और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो इसका मतलब एक्सलेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी जरूर आएगी। ये तो कंडीशन है उसकी, क्योंकि अगर फोर्स परपेंडिकुलर तो एक्सलेशन भी उस तरफ होगी और परपेंडिकुलर बनेगी। और ऐसी कोई एक्सेलेरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोलते हैं। वो क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करती है, मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं कहती। तो यहाँ से एक और बात मिली हमको कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। यानी जो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में थी वही बाद में भी रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, जो थी वो सेम रहती है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया जाता है तो समझ में आया भाई। अब देखो कई केस बनते हैं इसके। एक केस तो सिंपल होता है कि अगर थीटा हमारा वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 रहे या 180 रहे, उस केस में तो फोर्स ही काम नहीं करती, क्योंकि 0 हो गया, साइन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है तो फोर्स काम नहीं करेगी। तो उसके अलावा एक केस बनता है कि अगर वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में हमारी एंगल रहे 90 डिग्री, तो क्या होता है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, फोर्स बनेगी क्यू वी बी। ठीक, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने फील्ड बना रखी क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इनसाइड द बोर्ड। तो बोर्ड के अंदर फील्ड गई है और मैंने एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से थ्रो कर दिया ऐसे। तो इनके बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री, क्योंकि फील्ड तो अंदर की तरफ है और वेलोसिटी कहाँ पे है, उस तरफ है। तो कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो 90 डिग्री एंगल में ये हमारा वो केस हो गया। तो इस केस में आपको बताया कि फोर्स कैसे काम करती है, परपेंडिकुलर। तो कैसे, अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे को वेलोसिटी कहाँ पे उस तरफ है, फील्ड कहाँ पे अंदर है, तो फोर्स कहाँ लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो घूम जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। अगर आप यहाँ पे फोर्स निकालोगे तो चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर,
फील्ड कहाँ हो गया अंदर, तो भी कहाँ जा रहा है वो इनसाइड सेंटर की तरफ लग रही है। तो अगर आप हर पॉइंट पे फोर्स निकालने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीज़ क्या आ रही है, टुवार्ड सेंटर ही आएगी। तो सर्कुलर मोशन है और टुवार्ड सेंटर उस पर लगातार फोर्स काम कर रही है, तो एक ट्रेजेक्टरी क्या होगी उसकी, सर्कुलर। क्वेश्चन आएगा कैसी ट्रेजेक्टरी होती है, तो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। अगर थीटा क्या हो, 90 डिग्री। अगर इसके अलावा एक और केस होता है हमारा, थीटा 90 के अलावा कुछ और हो जाए, तो वहाँ पर ट्रेजेक्टरी कुछ और होती है, उसको पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट केस है इसके बाद का वो। अब ये पहला केस है, जब 90 हो जाए तो कैसी ट्रेजेक्टरी होगी, सर्कुलर होगी। लेकिन खाली इतने से हमारा काम नहीं चलता, सर्कल तो छोटा बड़ा कितना भी हो सकता है ना। एग्जैक्टली बताओ कितने रेडियस सर्कल होगा, तो ये क्वेश्चन अगला आता है कि क्या रेडियस होगा। तो उसके लिए हम यही कंडीशन यूज़ करते हैं कि जो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है उसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं, और वो mv²/r के इक्वल होता है। जो रोटेशन में पढ़ते थे तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया, v से v काट दिया तो रेडियस मिला mv/qb। और रेडियस को ये जो mv/qb मोमेंटम बोलते हैं, तो ये मोमेंटम की टर्म में आ गया। अब मोमेंटम को मैंने काइनेटिक की टर्म में लिखा तो ये आ गया कि क्वेश्चन कई बार काइनेटिक की टर्म में पूछा जाता है, कई बार मोमेंटम की टर्म में पूछा जाता है, कई बार सिंपल वेलोसिटी टर्म में पूछा, तो ये उस तरह से हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो रेडियस का निकालने का फॉर्मूला आया। ठीक, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर जैसे हम देखें कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो चक्कर क्या हो जाएगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि वो बड़ा चक्कर काटेगा। छोटा रेडियस में छोटी वेलोसिटी में छोटा चक्कर, बड़ी वेलोसिटी में बड़ा चक्कर काटता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसका नेक्स्ट अगला सवाल उठता है, चक्कर तो काट रहा है वो, रेडियस में मालूम पड़ गया कितनी देर में काट रहे हैं, यानी टाइम पीरियड क्या है उसका साइकिल का, जितनी देर में साइकिल पूरी होती है। तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। देखो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में हम इसको बोलते भी वेलोसिटी है, लिखते भी वी हैं, लेकिन होती ये स्पीड है। ठीक है, होती ये स्पीड है, बोलते भी वेलोसिटी है, लिखते भी वेलोसिटी वी है, पर होती स्पीड है। तो वहाँ से टाइम पीरियड निकलता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड असल में, तो 2πr/v। तो v लिख दिया यहाँ पे और r की वैल्यू पुट की तो कट किया, v से v कट गया, हुआ कितना 2πm/qb। और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट ये आया है। इसके ऊपर बेस्ड, इस साइंस के ऊपर बेस्ड एक पूरा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जो बहुत काम का हमारे, इसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। क्या है वो जो इंपॉर्टेंट खास बात है इसकी, वो खास बात ये है कि ये टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। यानी आप चाहे धीरे से फेंको, आप चाहे तेज फेंको, वो उतनी देर में चक्कर पूरा करेगा। अगर एक पार्टिकल है वो 2 सेकंड में चक्कर पूरा करता है, वो 2 सेकंड ही लेगा। अगर आपने इसको तेज फेंक दिया तो बड़ा चक्कर काट के आएगा, धीरे फेंकोगे तो छोटा चक्कर काट के आएगा 2 सेकंड में ही। बहुत धीरे फेंकोगे बहुत छोटा चक्कर काट के आएगा 2 सेकंड में ही। बहुत तेज फेंकोगे बड़ा चक्कर काट के आएगा फिर भी 2 सेकंड में ही। तो तेज फेंको धीरे फेंको जैसे मर्जी फेंको, टाइम पीरियड सेम रहना है। ये खास प्रॉपर्टी है, इसी के ऊपर बेस्ड वो बना है कॉन्सेप्ट, जो बताऊंगा आपको बाद में, नेक्स्ट उसमें आएगा। अच्छा, इसका ठीक उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का उल्टा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो वो भी फिक्स रहेंगी, चाहे साइकिल बड़ी हो चाहे छोटी हो, मतलब रेडियस चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, साइकिल नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड फिक्स रहती है, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक, तो ये था इसका बोर्ड वाला हिस्सा जो हमने भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं इसकी कुछ और। अच्छा, इसकी खास बात होती है एक और, ये बात ध्यान सुनो जो भी मैं बोल रहा हूँ अब कि चार्ज पार्टिकल को जब आप अगर रूम के उस फील्ड के अंदर से ही फेंकते हो, जहाँ पे फील्ड है वो उस फील्ड के अंदर से ही चार्ज पार्टिकल अगर फेंका जाए, वो साइकिल तभी पूरी करता है, नहीं तो कभी साइकिल पूरी नहीं करेगा। जैसे मान लो इस रूम में मैं खड़ा हूँ, तो बड़े ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन वाला पार्ट है ये। तो इस रूम में हम खड़े हैं, इस रूम में फील्ड जा रही है, फील्ड है कहीं पे, आपने चार्ज पार्टिकल फेंक दिया इस रूम के अंदर ही, तो ही आसार हैं, तो ही पॉसिबिलिटी है कि वो साइकिल पूरी करे, चक्कर पूरा करे। अगर कहीं आपने वो चार्ज पार्टिकल बाहर से थ्रो किया है, यानी रूम के अंदर फील्ड है और बाहर से खिड़की से आपने उसको फेंका है, फिर किसी भी हालत में साइकिल पूरी नहीं करेगा। वो बाहर से आया है तो बाहर ही जाएगा, ठीक, बगैर साइकिल कंप्लीट किए। और दूसरी खास बात, सिमेट्रिकली बाहर जाएगा, जैसे फेंका वैसे ही बाहर जाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री फेंकता हूँ उसको, तो 90 पे ही बाहर निकल जाएगा सेमी सर्कल बनाते हुए। अगर आपने 90 पे उसको थोड़ा तेज फेंका, आपको लगे तो आधे में बाहर आ गया, तो तेज फेंकता हूँ। अगर आपने उसको और तेज फेंका तो बड़ा चक्कर काट लेगा, पर आएगा फिर से 90 में बाहर, यानी सेमी सर्कल के बाद बाहर निकलना है। बाहर से अगर गया है बाहर जरूर जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अगर बाहर से फेंका जाता है बाहर जरूर जाता है और सिमेट्रिकली एग्जिट करता है, जैसे फेंकोगे वैसे ही बाहर जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आपका मन किया भाई चलो कुछ अजीब बढ़िया काम करते हैं, तो आपने इसको 30 डिग्री फेंका, ऐसे 30 फेंक दिया, ठीक है, आपकी क्रांतिकारी सोच है, आप 30 डिग्री फेंकना चाहते हो उसको, ऐसे फेंकोगे 30 पे तो भी वो बाहर ही निकलेगा, अंदर गोल घूमेगा, 30 पे ही बाहर निकल जाएगा, ऐसे 30 डिग्री बाहर निकल जाएगा, यानी साइकिल पूरी कंप्लीट नहीं करेगा। कितना पोर्शन है ये, उसके लिए देखो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो अंदर वाला हिस्सा सर्कल है, नॉर्मल का सेंटर कहाँ मिलता है, सेंटर मिलता है, यानी यहाँ पे क्या है इसका सेंटर। तो सर्कल का 1/4 पार्ट जितना बनता है वो आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये वो वाला पार्ट बना हमारा।
ठीक है, तो समझ में आया। अगर बाहर से फेंकोगे तो बाहर जरूर जाएगा, जैसे फेंका वैसे ही बाहर जाएगा, सिमिट्रिलाइज करेगा। ये कंपटीशन वाला पार्ट है, इसे क्वेश्चन भी कराऊंगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो बाहर वाला बाहर जाएगा, सिर्फ अंदर वाला साइकिल पूरी कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा मैग्नेटिज्म का पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं कल।